This is the part 3 of Introducing Biology. आई होप पहले कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़कर ही यहाँ पर आए हो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत आ जाए अगर कोई बिगिनर है। लेकिन फिर भी मैं यही सलाह दूँगी कि आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लो एंड देन आप इस पार्ट को पढ़ो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। Major leap through the discovery of germs, wider acceptance of the theory of organic evolution, establishment of the cell theory। जब जर्म्स मतलब कीटाणु, जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु को जब डिस्कवरी हुई और उसी के थ्रू ये थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की को एक्सेप्ट किया गया, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया जब जर्म्स की डिस्कवरी हुई और इसी बेसिस पर सेल थ्योरी दी गई। पूछोगे मैम सेल थ्योरी क्या होती है? तो सेल थ्योरी आपको आगे आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखो कि जब जर्म्स की डिस्कवरी हुई उसकी वजह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट किया गया और उसी के चलते सेल थ्योरी दी गई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। Now the 21st century is poised to unravel more mysteries of nature and miraculous innovation in medicine and agriculture। 21st century ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा हुई। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को पता लगा जो लोग सोचते थे यार ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे प्लांट से मेडिसिन बनाई गई। मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, यू मीन प्लांट से मेडिसिन बनी और एग्रीकल्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगी। तो 21st सेंचुरी ना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हुई वहाँ पर, और वहाँ पर ये पता चला कि ये भी कोई चीज़ है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इट्स अ मिरेकुलस। क्या आपको लगता है यार ये तो मिरेकल हो गया? कहते हो ना यार ये तो कहीं मैंने सोचा नहीं था लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। तो जस्ट लाइक मिरेकुलस वाली सेंचुरी रही 21st सेंचुरी। Biology has already progressed a great deal in the field of vitamins, hormones, genetic engineering, antibiotics, cancer research, cloning, stem cell research, organ transplant, environmental science, life in outer space, etc। बायोलॉजी ने ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पहले ही कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा फील्ड में प्रोग्रेस है। किस किस की फील्ड में? इन सब की फील्ड में। अगर ये आता है कि बायोलॉजी ने किस फील्ड में प्रोग्रेस किया तो आपको पता होना चाहिए विटामिन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि विटामिन डी जो कि सनलाइट के थ्रू मिलता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हॉर्मोन्स, अगर हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हुए तो क्या होगा? डिसीज़ होगी, आपको सिंड्रोम मतलब डिसीज़ हो सकती है। हार्मोन का ऊपर नीचे होना, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको कुछ अच्छी लग सकती है कुछ नहीं लग सकती, तो इट इज़ अ हार्मोन इम्बैलेंस। जेनेटिक्स, डीएनए की रिसर्च होने लगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी वही होती है, मतलब डीएनए से रिलेटेड, आरएनए से रिलेटेड, जीन से रिलेटेड इंजीनियरिंग को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। एंटीबायोटिक्स, अगर किसी की चोट लग गई तो या उसको पेन किलर देते हैं, डेट इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है। कैंसर रिसर्च पे काम होना शुरू हो गया। क्लोनिंग मतलब कि मिलते जुलते, जैसे कि हम कहते हैं ट्विंस, जस्ट लाइक क्लोनिंग। स्टेम सेल पर रिसर्च होने लगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लगा। इन्वायरमेंटल साइंस मतलब कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड साइंस होती है उसको इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। और ये भी मतलब कि अर्थ के बाहर दुनिया है या नहीं, अर्थ के बाहर लाइफ है या नहीं, इस चीज़ पर भी रिसर्च होने लगी। ठीक है। द लेटेस्ट स्टेट, अब लेटेस्ट क्या था? जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट आर प्लानिंग टू क्रिएट लाइफ। अब जो साइंटिस्ट थे वो लाइफ क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे थे। सम सिंगल सेल बैक्टीरिया, किससे? सिंगल सेल बैक्टीरिया से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल सेल बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। यूनिसेलुलर। सिंगल सेल बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर। मल्टी सेल क्या होता है?
मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिक क्यों बोला? यूनिक का मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, एक सेल से बना हुआ, ठीक है। आई होप आपको अभी क्लियर होगा। फ्रॉम लाइफलेस मटेरियल यूजिंग फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, साइंटिस्ट अब क्या प्लान कर रहे थे? लाइफ को बनाने का, किसी सिंगल सेल बैक्टीरिया से, जो कि किससे बनता है? यूजिंग फैट, जो यूज़ करता है फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, किससे? फैटी एसिड न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। न्यूक्लियोटाइड्स, एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स, एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स। टाइड्स के बाद अब याद रखो कि इसमें 3 चीज़ें होंगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब वो क्या होता है? एक होती है शुगर, एक होती है फॉस्फेट, और एक होता है बेस, नाइट्रोजनस बेस कहते हैं हम इसको। अब नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है, प्यूरिन हो सकता है, पिरामिडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आप आगे पढ़ोगे। शुगर, अगर डीऑक्सीराइबोस है तो डीएनए बन जाएगा, राइबोस शुगर है तो आरएनए बनेगा। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, अब बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं इसको हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस, बायोलॉजी को बहुत सारी ब्रांचेस में बांटा गया है। दिस डिवीजन कैन बी मेड इन एटलीस्ट 3 डिफरेंट वे, एटलीस्ट हम कितने उसमें बांट सकते हैं? 3 डिफरेंट वे से हम बांट सकते हैं। पहला, या तो आप उसको काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर बांटो कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो जब आप इसको ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर बांटोगे ना, तो फिर ये है बॉटनी, zoology एंड ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल zoology, स्टडी ऑफ मैन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज रिलेशनशिप विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक इंसान है, ठीक है। अभी मैं क्या मैम अपनी क्या बना रही हूँ, समझने के लिए बनाया, ठीक है। डोंट कमेंट ऑन दिस कि आप इस इंसान पर स्टडी कर रहे हो, ये इंसान रहता कैसे, ये इंसान काम क्या करता है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है तो किसी और इंसान भी इन्वॉल्व होगा उसमें, तो इसका इससे रिलेशनशिप कैसा है, ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं इसको, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैंने अभी तक समझाया। तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी, जिसको हम जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी मत बोलना, जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल, ह्यूमन बायोलॉजी, the study of man as a living organism and its relationship with other living organisms, the study of man and human society comes under anthropology। ये किसके अंदर आता है? एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप एक मैन है, ठीक है, एक बंदा है, अब वो एक सोसाइटी में रहता है, ह्यूमन की एक सोसाइटी है, ये उसमें रहता है। अब इसकी जो स्टडी है, स्टडी, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी, ये बोलेंगे। समझ में आ गया एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं? अब दूसरे में बांटना है, 3 में बांट सकते थे ना। एक तो हमने उसको ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे बांट दिया कि क्या ऑर्गेनिज्म, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म, तो उसके ऊपर। फिर दूसरा आता है इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं।
स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो गए तुम लोग, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ, इसको मैं अलग कलर से बता देती हूँ। स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी, ये तो याद हो जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग आएंगे अब, ठीक है। जैसे कि स्टडी ऑफ फिशेस को हम बोलेंगे इस्थियोलॉजी। क्या बोलेंगे? इस्थियोलॉजी, इस थियोलॉजी, तो याद रखना। स्टडी ऑफ लिजार्ड और स्नेक को क्या बोलेंगे? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। और स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी, ये याद हो जाएगा, ये वाली बस याद करनी है। स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस, इक्थायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजार्ड एंड स्नेक को क्या बोलेंगे हम? हर्पेटोलॉजी। और स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी। ओके, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। तीसरे आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट, कि आपका अप्रोच ऑन स्टडिंग, कि वो क्या आप स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि एनाटमी। अब एनाटमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज सीन इन डाइसेक्शन। अगर आप ग्रॉस स्ट्रक्चर पर स्टडी करते हो और उसका डाइसेक्शन देखते हो, वो होता है आपका एनाटमी। क्या होता है वो? एनाटमी। दूसरा आता है उसका मॉर्फोलॉजी। कैसा है? द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इट इंक्लूड essentially the understanding and interpretation of structure, both external and internal। जब आप कोई ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, तब आप उसको कहते हो कि यार ये चीज़ में डिफरेंट है, ये चीज़ में सेम है। लेकिन जब आप किसी पर्सन का, ये एक पर्सन है, लेकिन जब आप इसका सिर्फ मॉर्फोलॉजी, मतलब आप इसको ऊपर ऊपर से देख के बता दोगे कि यार ये इसका मोटा है, क्यूट सा लग रहा है ना, ये इसका हाथ ऐसा है, ये ऐसा है, ये मॉर्फोलॉजी होती है। जो आप इसको एक्सटर्नली बताते हो तो ये मॉर्फोलॉजी होती है। अगर आप इसको इंटरनल बताओ, मतलब कि आप लिवर की बात करो, आप किडनी की बात करो, आप हार्ट की बात करो, तो ये क्या हो जाएंगे? एनाटमी। ओके। हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ टाइनी बिट ऑफ द बॉडी एज सीन विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब कि ये ये एक लिवर है, ठीक है। अब आपने क्या करा? इसका छोटा सा पीस लिया और ये रखा। अब आपने इसकी स्लाइड जो होती है उस पर इस पीस को रखा, और आप इसको देख रहे हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैंने बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? चीज़ों को बड़ा कर देता है। और इस स्टडी को क्या कहेंगे हम? हिस्टोलॉजी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पे चलते हैं। दिस इज फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट। अब आप इसमें ये पता करते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, आप किसी भी उसके पार्ट, जैसे ब्रेन पर आप स्टडी कर रहे हो, तो ब्रेन कैसे काम करता है, उसकी फंक्शन क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, इस पर स्टडी करते हो, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ओके। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो एम्ब्रियोलॉजी को देख के आपसे ये नहीं कह सकते कि यार आप एनिमल के एम्ब्रियो को स्टडी कर लो तो वो एम्ब्रियोलॉजी है। नहीं, एम्ब्रियो प्लांट का हो या एनिमल का हो, स्टडी आप कर रहे हो जो उस पर, तो वो आप कहोगे कि अच्छा ये 1 सेल था, अब ये 2 सेल बना,
ऐसे जब बनते जाते हैं, एम्ब्रियो क्या बनता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्पर्म फ्यूज हुए जाइगोट, ये 2 1 जाइगोट, अब इससे बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये प्लांट का हो एनिमल का हो, प्लांट के केस में स्पर्म या ओवा नहीं होगा, ये एनिमल के केस में होगा। ठीक है, ये एनिमल का एग्जांपल मैंने लिया था। टेक्सोलॉजी क्या होती है? साइंस ऑफ नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाई प्लांट एंड एनिमल, इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी कुछ नहीं है, बस ये एक तरीके की साइंस है प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए, उनको नाम देने के लिए। और टेक्सोनॉमी को और क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से प्लांट्स या एनिमल के नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा साइंटिफिक नेम पता क्या है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। अब ये क्या है? एक साइंटिफिक नाम है, इसको किसी ना किसी कैटेगरी या उसमें रख के दिया होगा। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि ह्यूमन है होमोसेपियन। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले के टाइम में कि इस चीज़ को ये बोलेंगे, इस चीज़ को ये बोलेंगे, क्लैरिफाई हुआ ना, तभी आके पता चला कि अच्छा ह्यूमन को होमोसेपियन कहते हैं। तो जो ये जो नेमिंग है क्लासिफाई करने की, इसको टेक्सोनमी कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? सिस्टमैटिक्स। ठीक है, आई होप अभी तक ये समझ में आया हो। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी। इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बोथ इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। अब एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट आई होप आप समझते हो इन्वायरमेंट क्या होता है। और उसमें ह्यूमंस भी है, उसमें एनिमल भी है। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग समझ जाना। एनिमल भी है वहाँ पे, प्लांट भी हैं वहाँ पे, छोटे छोटे इंसेक्ट भी हैं। ठीक है, इंसेक्ट भी हैं वहाँ पे छोटे छोटे। तो ये सारे जब लिविंग और ये तो नॉन लिविंग हो गया, ये लिविंग हो गए। और भी प्लांट्स होंगे, हर्ब्स शब्स होंगे, तो इन सब की स्टडी को, ये एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप रखते हैं, और इसकी स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में किस किसकी स्टडी करते हैं हम? स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जियोग्राफी प्लांट और एनिमल को कितना इस स्पेस है, अगर ये स्पेस है तो इसमें प्लांट को कितना स्पेस दिया गया है, एनिमल्स को कितना स्पेस दिया गया है, इन सब की स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। ओके, paleontology, the study of prehistoric form of life through fossils of plant and animal। अब ये तो है नहीं, अगर आपको ड्रैगन पर रिसर्च करनी है तो आप ड्रैगन को लेके आओगे? इज दिस सेंस इन दिस थिंग? नो, कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ड्रैगन तो पहले के टाइम में होते होंगे ना, अब तो नहीं होते। या वो डायनासोर पहले के टाइम में थे, अब के टाइम में तो ऐसा नहीं। अब आपको डायनासोर पे रिसर्च करनी है, आप डायनासोर थोड़ी ना बना दोगे, तो आप उसके फॉसिल्स को यूज़ करोगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं, तो हमें अगर रिसर्च करनी है तो क्या हम उस प्लांट को बना सकते हैं? अगर वो नहीं है तो उसके फॉसिल हैं, हम उस फॉसिल पे जाके उसके सीड्स पर रिसर्च कर सकते हैं ना। तो उसकी फॉसिल से जो स्टडी होती है प्री हिस्टोरिक एरिया, उसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है, फिर आता है इवोल्यूशन, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इवोल्यूशन में किसकी स्टडी करते हो कि अच्छा एक ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे बना, या कोई भी चीज़ है तो कैसे बनी। कहते हैं ना झरने कैसे बने होंगे, दुनिया तो पहले थी ही नहीं, तो ये कैसे बने होंगे। तो एक इवोल्यूशन से ना रिलेटेड एक बहुत अच्छी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब इसमें क्या था ना, बिग बैंग थ्योरी में इसमें ये था कि एक मीटियोर गिरा एंड फिर गैसेस इवॉल्व हुई उससे, एंड उसके थ्रू ये सारी चीज़ें बनी। ये बहुत फेमस थ्योरी है एवोल्यूशन की, बिग बैंग थ्योरी। कुछ लोग पहले ये मानते थे कि ब्रह्मा जी ने ना इसको 3 दिन में बना दिया था इस दुनिया को। ये भी एक थ्योरी देते हैं बहुत सारे सेंट्स लोग। तो बहुत सारी थ्योरियाँ, अब आप आगे पढ़ोगे एवोल्यूशन तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी थ्योरीज है। अब नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स।
अब जेनेटिक्स क्या होता है, जब आप बात करते हो जीन की, द साइंस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो डीएनए तो सेम ही होगा ना, क्योंकि बच्चा कैसे बन रहा है, ये आया पिता से स्पर्म, ये ओवा, अब ये फ्यूज हुआ, ये बना साइगोट, अब ये साइगोट बना 2n, फिर इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो कहीं ना कहीं जो ये एम्ब्रियो बना है इसमें इसके भी कैरेक्टर हैं, इसमें इसके भी कैरेक्टर हैं। तो जो डीएनए है वो हाफ इधर से भी आया, वो हाफ इधर से भी आया, राइट। If it said that a young charming prostitute once approached the great literature Bernard Shaw with the proposal of marrying him, so that the child they get shall be beautiful like her and intelligent like him. Shaw retorted, saying, if it happened the other way, this is disappearance and her brain then. This is just one of the genetic aspect. अभी इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक यंग चार्मिंग प्रोस्टिट्यूट है, उन्होंने ग्रेट लिटिल जो कि बर्नर्ड शॉ है उनका प्रपोजल का मैरिज जाता है किसी भी जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी, इंटेलिजेंट, ब्यूटी उनकी जैसी और इंटेलिजेंट वो अपने जैसे जाते थे। तो ये एक है कि उनका बच्चे में ब्यूटी आ सकती है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर वो ब्यूटीफुल थी तो उनका एक जीन आया होगा, वहाँ से एक जीन आया होगा, पिता से एक जीन आया होगा, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के ब्यूटीफुल होने के चांसेस थे। तो बस इसी को कहा गया है कि ये एक एक्सपेक्ट है जेनेटिक्स का। ओके, पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी के जब आप स्टडी करते हो पैरासाइट्स पर, पैरासाइट्स लाइस, जूम, पैरासाइट है, और क्या, कोई भी चीज़ अगर वो किसी पर अ, हम कह सकते हैं जैसे कि लाइस हमारे हेड पर रहती है और हमारे हेड से ना वो न्यूट्रिशन लेती है, मतलब जिस पर वो रह रही है ना वो उसी से न्यूट्रिशन ले रही है, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं पैरासाइट, और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, एक होता है पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब आपको पता होगा पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, वही चीज़। अब वो किसकी स्टडी करते हैं, वो करते हैं पैथोलॉजी की स्टडी, पैथोलॉजी, जिससे आप अगर पैथोलॉजी में प्लांट और एनिमल दोनों की स्टडी की जाती है, फिर ये पता लगता है अच्छा एनिमल के थ्रू है तो इससे ये वाला बैक्टीरिया था तो हम डिसीज के थ्रू पहुंच पाते हैं कि अच्छा ये बीमारी थी। अगर प्लांट में मशरूम से किसी को एलर्जी हो, एग्जाम्पल मशरूम से अगर किसी को एलर्जी है तो फिर उसने मशरूम खा लिया अगर किसी पर्सन, तो उसको एलर्जिक रिएक्शन हुए होंगे। अब उसके एलर्जिक रिएक्शन जब हुए होंगे तो उसको कभी बॉडी में पता चलता है, कभी नहीं पता चलता, तो हम ब्लड के थ्रू या किसी के थ्रू टेस्ट करवाते हैं। अब वो टेस्ट कौन करता है, पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि उसने स्टडी करी होती है पैथोलॉजी की। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। Immunology, the science that deal with the phenomena and cause of immunity, resistance to or defense against disease। अब इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी ना बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि कोई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये आपकी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, अब ये आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो जब आपकी बॉडी में एंटर कर गया ना तो आपकी बॉडी जो इसके अगेंस्ट जो अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी, इसको मारने की कोशिश करेगी, इसको आपको हार्म नहीं होने देगी। तो बॉडी जो अगेंस्ट मैकेनिज्म जो करती है उसको हम कहते हैं हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि कोविड में आपने कहा होगा कि खट्टे फल खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ती है, कोविड वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ती है। आपने सुना होगा ना कोविड-19 में कि खट्टे फल खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी जो आपको हेल्प करेगी लड़ने से, राइट। तो इसी की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। Eugenics, the science which aim to improve the human race through controlled hereditary। यूगेनिक्स क्या होता है, जो मतलब कि इस साइंस में आप एम करते हो ह्यूमन रेस थ्रू कंट्रोल हेरिडिटी, मतलब वंश जो
बहुत पूर्वज से होता आ रहा है, उस ह्यूमन आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। जैसे कि डिस्करेजिंग अ मैरिज दैट इज लाइकली टू शो अनफेवरेबल और हार्मफुल कैरेक्टर इन चिल्ड्रन। मतलब कि अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर एक मेल को जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ये साइंस आपको इसमें हेल्प करेगी कि आप उसको अवॉइड करो, कि आप उससे शादी ना करो, क्योंकि चांसेस हैं कि बच्चे में वो कैरेक्टर आ सकता है। ठीक है, ये इस चीज़ पर एम करती है, इसको हम बोलते हैं यूजेनिक्स। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल एंड रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग थिंग। बायोकेमिस्ट्री में ना आप केमिकल्स, आपने मतलब कि केमिस्ट्री एक तरीके से उस पर स्टडी करते हो विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। मतलब कि बायोकेमिस्ट्री में बायो भी होती है और केमिस्ट्री भी होती है, तो इसकी स्टडी जब हम मिला के करते हैं इसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, समझ में आया मैंने अभी तक क्या बोला? देखो, एनाटमी ग्रॉस स्ट्रक्चर होता है, मॉर्फोलॉजी आप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कि अच्छा ये बैठे तो इसके ये ऐसे, तो ये ऐसे क्यों है, आप इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, इकोलॉजी एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे रिलेट कर रही हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी आप बैक्टीरिया, वायरस, टिश्यू, इसकी जब स्टडी करते हो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी सेल की स्टडी को आप साइटोलॉजी बोलते हो। ठीक है, फिर आता है फिजियोलॉजी के कैसे अगर आप किसी प्लांट को टच कर रहे हो, वो छुई मुई देखा है, तो छुई मुई में क्या होता है, प्लांट अपने ना वो बंद कर लेता है पत्ते जब आप उसको छूते हो, वैसे ही आपकी बॉडी में एक सेंसेशन आता है आपके ब्रेन तक, तो उसकी स्टडी को आप साइकोलॉजी फिजियोलॉजी कहते हो। एम्ब्रियोलॉजी आप एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और उसके फॉर्मेशन की स्टडी करते हो। पैलेंटियोलॉजी आप फॉसिल के थ्रू स्टडी करते हो। जेनेटिक्स की पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या क्या चीज़ें सेम है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है, इसकी जीन लेवल पर आप जब स्टडी करते हो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स ये वॉर्म है एक तरीके का। ठीक है, तो आप जब इसकी स्टडी करते हो उसको आप बोलते हो पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, सम ऑफ द प्रिंसिपल सब डिवाइडेड बाय बायोलॉजी। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थैंक यू। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना। और मुझे ये बताना कि मुझे इसमें क्या चीज़ सही करनी है और क्या चीज़ नहीं, कि मैं और आगे वीडियो में ये बात ध्यान रखूँ।